कि किसी इंसान को कब आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो नशे की लत में फंस गया है। इंजॉयमेंट के लिए यूज करते थे, यानी कि ओकेजनली यूज करते थे। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। तो ये अकेला इंसान तो काम कर नहीं सकता। आपको किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं है इंडिया में। ये बचपन से ही सिखाया जाता है, स्पेशली लड़कों को, तुम्हें तो स्ट्रांग रहना है। अरे तुम लो कैसे सकते हो? जब हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, हमें चेंज कर देना चाहिए, और जब नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर देना चाहिए। हर किसी से हमें अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज हर कोई अपने एडवाइजेस ले आता है। इंडिया में सबने PhD कर रखी है एडवाइस देने में। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द बुली टॉक्स के एक और एपिसोड में। एंड आपको पता है हमारी मुहिम से नो टू अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन फ्री इंडिया और नशे की लत को ना, ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर हम बात करते रहते हैं और हमारे स्टूडियो में गेस्ट आते रहते हैं। हमारी यही कोशिश है यार, मतलब इस टॉपिक पर बात करके कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिफिकेशन कराना और इस बीमारी से दूरी बनाने में सहायता करना। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कोमलप्रीत कौर, जो कि PhD हैं साइकोलॉजी में। आज डी एडिक्शन पर बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम, आपको तो पता ही है नशे की लत को ना, या एडिक्शन फ्री इंडिया एक छोटी सी मुहिम शुरू की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि किसी इंसान को कब आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो नशे की लत में फंस गया है, वो अब नशे को ओकेजनली यूज नहीं करता। देखिए, जब हर चीज के लिए उसको अल्कोहल या ड्रग्स का सहारा लेना पड़ रहा है, तो अब वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए यूज नहीं कर रहा, अब वो एस्केप यानी सिचुएशन से भागने के लिए यूज कर रहा है। पहले टाइम में क्या होता था गुरतेज, लोग इंजॉयमेंट के लिए यूज करते थे, यानी कि ओकेजनली यूज करते थे। कोई ओकेजन हो गया, कोई सेलिब्रेशन हो गया, वेडिंग हो गया, तो उसमें यूज करते थे। तो ऐसे में पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। बट अब हर सिचुएशन के लिए यूज कर रहे हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, इसलिए अल्कोहल चाहिए। मैं लोनली फील कर रहा हूँ, इसलिए अल्कोहल चाहिए। एंजाइटी हो रही है भाई, चिंता हो रही है, इसलिए अल्कोहल चाहिए। तो यहाँ पर अब वो कंट्रोल नहीं है उनके हाथ में, उनकी डिपेंडेंसी बन गई है। और ऐसे में क्या होता है, अल्कोहल या कोई भी हम जब सब्सटेंस को यूज करते हैं, तो हमारे इमोशंस नम हो जाते हैं। और जब वो नमनेस हमें मिलती है, तो हम एक कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं, और वो एक लूप बन जाता है, क्योंकि जहाँ से हमें कंफर्ट मिलता है, हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में और इंक्लूड करते हैं। इसीलिए अब वो एज ए एस्के, यानी कुछ भी अनहेल्दी हुआ, ओके फाइन, अल्कोहल इज द सब्स्टिट्यूट, तो लोग उसके ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब आपको लगे कि ये अनहेल्दी इमोशन है और ये मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, बस तभी उस पर वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट। मैम, आपने एक बात बताई, जब भी उस इंसान के अनहेल्दी इमोशंस होते हैं, वो नम कर देता है या फिर वो एस्केप कर देता है या फिर उससे रिलीफ मिल जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब भी अल्कोहल या कुछ भी लेता है, तो उसके जितने भी अनहेल्दी इमोशंस हैं, वो नम होते हैं। नम होते हैं, उसमें रिलीफ मिलता है फिर, ठीक है? क्योंकि वो पेन नहीं दे रहा ना, क्योंकि वो सबसाइड हो गया अभी, लेकिन वो टेम्परेरी सबसाइड हुआ है। उसको हेल्दी वे से हमने सबसाइड नहीं किया, हम तो उससे भाग रहे हैं। तो एक इंडिकेशन है अपने आप में रेड फ्लैग का, कि कोई भी सिचुएशन हमें ऐसा फील करा रही है कि हमें उससे भागना है, हम उसको फेस नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपने आप में रेड फ्लैग है। मैम, अब ऑडियंस एक बात ये भी बोलेगी, कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम है और ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, तो टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन यूज़ कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, हम उसकी ट्रैप में फंस जाते हैं, और धीरे धीरे अल्कोहल सब्सटेंस हमारी सोचने समझने की कैपेसिटी को खत्म कर देता है। क्योंकि हमने आज लिया, ठीक है, हमें इसको टेम्परेरी सॉल्यूशन मिला। अब नेक्स्ट डे हम और ज़्यादा एंग्जाइटी फील करेंगे, हम और ज़्यादा एंग्शियस होंगे, हम और ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे, फिर हम और ज़्यादा लेंगे, फिर वही पैटर्न चलेगा। तो वो एक लूप साइकिल में पर्सन फंस जाता है। तो टेम्परेली आपको इमिडिएटली लग तो रहा है, बट ये आपको लॉन्ग टर्म डिजास्टर में डाल रहा है। वही क्वेश्चन अगला भी ऐसा ही है, एन्जॉयमेंट से ज़्यादा एस्केप की तरफ भाग रहे हैं। और ये खास करके यंग, जैसे जो टीनेजर्स हैं, इनमें भी बड़ा ट्रेंड सा बन गया है। तो क्या इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में? अभी तो उनकी लाइफ शुरू हुई है, उनके लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं?
जो ड्रग्स का सहारा लेना? देखिए पता है क्या है, एडोलेसेंस अगेन पहले सोशल ड्रिंकिंग से शुरू होता है, पेयर से शुरू हो गया कि चला कोई बात नहीं, ओकेजनली लेते हैं, बट ओकेजनली वो कब पैटर्न में बदल जाता है। अब कोई प्रेशर आया, एकेडमिक प्रेशर है बच्चों का, पेरेंटल प्रेशर है, कंपटीशन है, हर वक्त बेटर परफॉर्म करने का प्रेशर है, तो उस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अगेन ये एस्केप, इसको एज ए एस्केप मैकेनिज्म उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। भाई मुझे तो बहुत स्ट्रेस है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, इसलिए मुझे लेना है। या कभी-कभार अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो वो स्टडी पिल्स लेते हैं ताकि वो ज़्यादा अलर्ट रह सके, ज़्यादा देर तक वो जागे रह सके, जस्ट वो अपना और बेटर परफॉर्म कर पाए। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें हार्मफुल हैं, रेड फ्लैग्स हैं। मैम अभी इसी पे ही बात कर लेते हैं टीनेजर्स और ड्यूरिंग जॉब जो है ये 5 से 6 साल का पीरियड रहता है। जिसने शुरुआत कर दी उसने शुरुआत कर दी और जिसने नहीं भी करी वो बोलता है कि चलो मैं जो भी करूँगा जॉब के बाद करता हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि चलो यूज़ करना है कोई भी चीज़ तो जॉब के बाद करेगी और वो जॉब के बाद स्टार्ट करते हैं और कहीं न कहीं अब्यूज़िव प्रॉब्लम ड्रिंकिंग में और एडिक्शन की तरफ चले गया। देखिए अगेन अगर हम जॉब की बात करें, जॉब पे भी प्रेशर आता है। लाइफ है ना, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएँगे ही आएँगे, चाहे वो हम जॉब पे लें, चाहे हम एज़ ए एडोलेसेंस की बात करें, तो लाइफ है, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएँगे ही आएँगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हमेशा अप रहे, डाउन ना रहे, और डाउन को हम फेस करना ही नहीं चाहते हैं। तो डाउन को फेस ना करने के लिए हम एस्केप मैकेनिज़्म यूज़ कर देते हैं, तो एस्केप मैकेनिज़्म में अगेन सब्सटेंस ईज़ी वे आउट लगता है, क्योंकि वो टेम्परेरी नंब कर देता है। तो आपको लगता है भाई मुझे तो अब रिलीफ मिल गया, मुझे बस यही लेना है। सो एक गलत पैटर्न है। एस्केप मैकेनिज़्म तो चलो ठीक है, कोई इंसान भाग रहा है किसी चीज़ से। अब वो भाग रहा है, तो भागने के लिए उसने अल्कोहल का यूज़ किया, लेकिन भागने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ भी तो हो सकती है। एग्जैक्टली वही चीज है। अब टेज आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले मैं इस चीज से परेशान हूँ। हमारे इंडिया में पता है क्या है? लोग अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहते हैं। अरे अगर मैं क्या बोलूंगा मेरा अनहेल्दी इमोशन आ रहा है, या भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है साइकोलॉजिकली। इतना भी नहीं होते लोग कि मेरा गुस्सा जो है खराब है या मेरे को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है या मैं मतलब कोई भी उस उनके इमोशंस नहीं या मैं अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या क्या सोचेगा भाई, लोग मुझे वीक समझेंगे, मुझे वीक अपने आप को नहीं दिखाना। मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। है ना? और मेरा तो कुनबा है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी वो अकेलापन महसूस कर एग्जैक्टली। मेरे रिलेटिव्स में भी एक इंसान का मेरे को फ़ोन आता है और उसका कुनबा काफ़ी बड़ा है। अच्छा। लेकिन फिर भी बोलता है कि यार मेरी कोई कदर नहीं करता, मैं अकेलापन फ़ील करता हूँ, तो मेरे साथ कोई बात करके राज़ी नहीं है। ट्रू, ट्रू। अब वो मुझसे तो बोल गए, लेकिन ऐसा वो पिछले कई सालों से महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन उसके लिए हेल्प नहीं ली। ठीक है? क्योंकि हम एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते हैं, हमें खुद को डेवलप करना है, कोई भी सिचुएशन आ रही है, उससे डील कैसे करना है ना, वो हमें खुद को डेवलप करना है। जैसे क्या होता है, सी इमोशंस आना नेचुरल है, ठीक है? इमोशंस आना नेचुरल है, एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ही। अनहेल्दी इमोशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बट इम्पोर्टेंट इज कि उसको अंडरस्टैंड करना कि ये अनहेल्दी इमोशन है और ये अब हमें हैम्पर कर रहा है। तो इमीडिएटली उसको काम करना ताकि वो हमें कंट्रोल ना करे, राइट? इमोशंस की सुनामी, मतलब वो सुनामी आ रही है या आप उसको इमीडिएट में डील कर रहे हो, उसको सुनामी नहीं बनने दे रहे हो, वो मैटर करता है। अनहेल्दी इमोशंस में कौन-कौन से इमोशंस आ जाते हमारे सारे ही आ जाते हैं जो आपको अनहैप्पी फील करा रहे हैं, जैसे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, ठीक है? जितने भी गिल्ट हो गया, वरी हो गया, ये सब हमारे अनहेल्दी इमोशंस हैं? हैं। रही बात आपने गिल्ट की बात करी, कुछ चीज़ों से परेशान होके भी इंसान सोचता है कि चलो अब इसको टेम्परेरी रिलीफ के लिए नहीं तो अदरवाइज़ वो परेशान घूम रहा होता है। तो मैम इस केस में भी करना क्या है? देखो, हमें सबसे पहले अवेयरनेस कि भाई यहाँ पर ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है, सबसे पहले तो अवेयरनेस, पता होना चाहिए। पता होना। हम अवेयरनेस अपनी वीकनेस पे काम ही नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी वीकनेस से भागते हैं। प्रॉब्लम ये है, हम सबको अच्छा लगता है कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है? ये मेरी स्ट्रेंथ है। बट वीक एरियाज़ को कभी हम फेस ही नहीं करना चाहते। और बस वो वीक एरिया जब तक हम फेस नहीं करेंगे ना, हम तब तक उस पे काम नहीं कर पाएँगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सबका अपना अलग-अलग वीक एरिया होता है, एंड दैट इज़ कंप्लीटली ओके। इम्पोर्टेंट इज़ अवेयर हो और उस पर काम करो। देन आइडेंटिफाई करो कि कौन-कौन से ट्रिगर्स हैं
कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके एडिक्शन यानी अल्कोहल के बिहेवियर को उस टाइम पे ओरिजिनेट करती हैं? ऐसी कौन-कौन सी सिचुएशंस आ रही हैं? फिर अपना कोपिंग टूल किट बनाओ कि भाई मुझे उस टाइम पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, या मुझे उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड करना है, या मुझे उस टाइम पे मेडिटेशन करना है। तो ऐसे अपना एक टूल किट बनाओ और उससे आप उसको रिप्लेस करो, राइट? अनहेल्दी इमोशंस सबके आते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाए ना कि फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी बोथ आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ में, हमारे पास तो कब आते हैं गुतेश लोग, जब बिल्कुल प्रॉब्लम वर्स हो जाती है ना, तब आते हैं। अब आपको आज स्टमक एक हुआ, ठीक है, आपने उसको इग्नोर किया, आपको स्टमक एक हो रहा है, आप कंटिन्यूस इग्नोर करते जा रहे हो, तो अगले 2 साल तक क्या होगा? वो बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। लाइकवाइज ऐसे ही हमारे अनहेल्दी इमोशन है, ठीक है, हम उसको सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो 2 साल बाद क्या होगा? मेजर रूप धारण कर लेगा। हम कहते हैं जैसे आप इमीडिएट में डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, वैसे ही अगर कुछ भी अनहेल्दी इश्यू आप एक्सपीरियंस कर रहे हो रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल, रिलेटेड टू मेंटल, इट इज ओके टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है? और इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। मैं कहती हूँ थेरेपी में जो आता है, इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांग है, तभी पर थेरेपी में आ रहा है। एक्सेप्टेंस हुई ना मैम, Accept- और एक्सेप्टेंस होना बहुत बड़ी बात है। ट्रू, ट्रू। कि जिसने एक्सेप्ट ही कर लिया है। अभी मेरा एक पॉडकास्ट है एक सनातन गुरु के साथ, वहाँ पर यही बात हुई। मैंने जाते ही वो किया कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एंकर, और वो काफ़ी अच्छा बोलते थे। कह रहे आपने कम से कम एक्सेप्ट तो किया। एग्जैक्टली। लोगों को बोलना नहीं आता, फिर भी वो बोलते हैं कि हमसे अच्छा। कोई नहीं। और वैसे ही इमोशंस को एक्सेप्ट करना कि यार मुझे यार प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है। अगर वो चीज़ें इंसान, और मैम आपने ये प्रोसीजर बताया कि कॉपी टूल किट की बात कर रहे थे आप, तो ये अकेला इंसान तो मैम कर नहीं सकता। बिल्कुल उसको कर सही। सकता है। नहीं, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए हमारी ये मेंटल हेल्थ टूल किट है। इसमें आपकी एक्टिविटीज इस तरीके से डिजाइन है, यू डोंट नीड एनीवन्स असिस्टेंस। देखो, हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम हमेशा अपने साथ एक फिजिकल हेल्थ की किट, फर्स्ट एड किट रखते हैं ना साथ में। इमीडिएट जो हमें मेडिसिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम रखते हैं, राइट? यही ऐसे हमारी मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड टूल किट है। आपको अनहेल्दी इमोशन आया, आज आप सैड फील कर रहे हो, इट्स ओके। इमीडिएटली आप इसमें से निकालो एक्टिविटीज, बहुत प्रिसाइज वे में इसमें दी हुई है। इमीडिएटली आप एक्टिविटीज निकालो एंड स्टार्ट डूइंग इट ना। आपको किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं है। और यहाँ पर सी हमें खुद को डेवलप करना है। थैंक यू। एंड जो हमने पैटर्न देखा ना हमारे इंडिया में, एक चीज है कि बचपन से ही सिखाया जाता है, स्पेशली लड़कों को, भाई तुम्हें तो स्ट्रांग रहना है, हाँ, तुम कैसे वीक हो सकते हो, इतना तो कि तुम हो रहा है। क्यों दुखी हो रहे हो, अरे तुम लो कैसे सकते हो। उसने मेल्स ज्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, बिल्कुल। जो अनहेल्दी तरीके से बाहर निकलता है। कहीं न कहीं फीमेल्स में तो आपस में बात करके बात बहुत होती है ना। एक्जैक्टली। कोई ना कोई 2-3 फ्रेंड्स ऐसे होते ही हैं जहाँ पर वो अपनी बातें शेयर कर देंगी। ट्रू, ट्रू। बट मेल्स में इसीलिए सुसाइडल रेट्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अनहेल्दी इमोशन जो वो फील कर रहे हैं, लोनलीनेस या प्रेशर किसी टाइप का, वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कराने देता। अरे तुम कैसे ये फील कर सकते हो, अरे ओके है, ये तो सभी फील करते हैं, इसमें क्या नया है, तुम भी ठीक हो जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप खुद ठीक नहीं हो पा रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस पर थेरेपी इमीडिएट लो, rather देन उसको वर्स बनाने की जाए। मैम अब यहाँ पर एक बात आती है, ये गैप को कैसे कम करें कि एक अवेयरनेस हो गया और एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। मैं अवेयर हूँ कि अगर मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे अनहेल्दी इमोशंस आ रहे हैं, या मुझे कहीं न कहीं स्ट्रेस एंग्जायटी हो रही है, तो मुझे आइडेंटिफिकेशन करके हेल्प लेनी है। लेकिन अब ये जो पीरियड है इसको कैसे कम किया जाए, और ये गैप्स है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं दुखी हुआ तो मैंने उठाते ही फ़ोन लगा दिया, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को कॉल कर दिया। ऐसा करना है, या पहले अपने ऊपर एक बार सेल्फ इन्वेंटरी लेनी है? कैसे पता करूँगा मैम? क्योंकि मैं तो वो डायग्नोज़ कर नहीं सकता ना। तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया ना कि भाई मुझे इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, और ये चीज़ मेरे बाकी एरियाज को इम्पैक्ट कर रही है, मुझे इस पे काम करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आ गया ना, इमीडिएटली आप उस पर देखो कि कौन ऐसा पर्सन है जो मुझे हेल्प आउट कर सकता है।
ठीक है? और मैं बोलूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, लाइफ में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लोगों से डिस्कस करो। 1 जो एक्चुअल में आपका जेन्युइन कंसर्न पर्सन है, बाकी सारे कंसर्न नहीं होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाते हैं, ना मैं ठीक है? सबको बोला जाता है ना कि वो अपने ही पराये होते हैं और वो वैसे भी मैम कौन अपना है ये भी पता करना मुश्किल है। एग्ज़ैक्टली तो अगर कोई लगता है कि आपको एक आध कोई बहुत अपना है आपका, उससे डिस्कस करो। हर किसी से हमें अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज़ हर कोई अपने एडवाइसेज़ ले आता है। इंडिया में सबने पीएचडी कर रखी है एडवाइस देने में। रादर देन अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, पीपल स्टार्ट गिविंग एडवाइस। भई तुम ऐसा कर लो ठीक हो जाओगे, तुम वैसा कर लो ठीक हो जाओगे, तुम ये कर लो, वो कर लो। इनफैक्ट कल बार आपकी प्रॉब्लम वर्se हो जाती है क्योंकि वो पर्सन ट्रेन्ड नहीं है। राइट? तो हमेशा या तो एक अपना जो बहुत कंसर्न पर्सन है, जो आपको लगता है रियल में आपका वेल विशर है, सिर्फ उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। एंड सेकंड जो एक्चुअली में उसमें आपको हेल्प आउट कर सकता है, सॉल्यूशन पर आपको लेकर जा सकता है, उससे आप मदद प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे ना। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना। यहाँ रैंडमली लोग जो बोल रहे हैं उनके ऑप्शंस को मानोगे। सेम यहाँ पर भी यही चीज है कि अगर आप कुछ भी अनहेल्दी फील कर रहे हो, टॉक टू एक्सपर्ट्स, टेक हेल्प। हेल्प लेना इज नॉट वीकनेस, वो हमारा एक स्ट्रेंथ है, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मैम यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन काउंसलर, काउंसलर, पीएल एजुकेटर, अगर ठीक है, मुझे पता भी लग गया, मैं मुझे पता भी है कि प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, बट मेरा फर्स्ट कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा कि मैं क्या करूँगा मैं? नहीं तो इसमें ना ये एज ए टीम में काम होता है। अगर कोई डी एडिक्शन का कोई पेशेंट आता है तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी एक विड्रॉल सिम्टम छोड़ती है। तो जब कोई पर्सन रेगुलर अल्कोहल ले रहा है और अगर वो इमीडिएट छोड़ता है अल्कोहल, तो सबसे पहले तो क्योंकि बॉडी अब उसकी हैबिचुअल हो चुकी है, बॉडी विड्रॉल सिम्टम छोड़ना शुरू कर देगी कि आपको अनईजी लगेगा। ठीक है, तो उस अनईजी की वजह से आप उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते हैं। आप ले लेते हैं कि चलो थोड़ा सा और हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेडिसिन का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन के साथ-साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना, यानी कि अब हमें रूट कॉज़ पर जाना है, किस वजह से ये पैटर्न शुरू हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप इश्यू है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अल्कोहल के अंदर आए हो। तो रिलेशनशिप इश्यू क्यों हो रहा है, कहाँ पर किस चीज़ की डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उस पर काम करना साथ-साथ बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कई बार लोग आते हैं, फुटेज कहते हैं कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं नींद की गोलियां लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं ताकि हम सो पाए। इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ और सिर्फ जब तक आप लोगे तब तक आपको काम करेगा, ये आपकी सिचुएशन को और वर्स कर देगा। इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस वजह से हो रहा है, जब तक आप उस पर नहीं जाओगे ना, आप करते रहो सारी जिंदगी, चाहे स्लीपिंग पिल्स लेते रहो, चाहे आप अल्कोहल लेते रहो। रूट कॉज पर काम करना एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं, यस मैम। मान लो किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं और झगड़े की वजह से वो अल्कोहल ले रहा है, उसके बाद उसको मान लो रिहैब भी भेज दिया। अब वो रिहैब से आया फिर झगड़े हो रहे हैं तो वो तो लेगा ही, वो रिहैब अगर अगेन हमें अपने एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकते, हमें खुद को डेवलप करना है। अब आप अब उस झगड़ों की वजह से जो मेरे को ट्रिगर्स आ रहे हैं, उन पे मुझे काम करना है। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट चेंज कर ही नहीं सकते। अब आप देखो कि आप उस लड़ाई से कैसे अपने आप को बचा सकते हो, कैसे अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो कि उसकी बातें आप तक ना इम्पैक्ट आए। वो पर्सन तो वैसा ही है, ओके, ठीक है। वो पर्सन, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस वैसी ही रहेंगी। या तो आप चेंज कर सकते हो तो उनसे बात करो, ठीक है। कभी कभार होता है कि वी कैन चेंज द सिचुएशन, ठीक है। तो सामने वाले पर्सन को अपनी बात एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो विदाउट ब्लेमिंग। लड़ाई कहाँ आती है? जब हम ब्लेम करते हैं भई कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो जब हम ब्लेम करते हैं कि भई तुम्हारी वजह से ऐसा, और हम बेचारे हैं, विक्टिम है। जी। यहाँ पर हमने प्रॉपर्ली अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है और सामने वाले पर्सन से सही ढंग से कम्युनिकेट करो। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, और उसके बाद देखो उसका क्या सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है? सॉल्यूशन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? जब हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, हमें चेंज कर देना चाहिए, और जब नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर देना चाहिए। मैम, सबसे बढ़िया तो यही है कि अपने आप को चेंज कर लो और सिचुएशन चेंज हो जाए तो वो आपका बोनस वो बोनस है, एग्ज़ैक्टली वो बोनस है। है। अदरवाइज़ तो अगर आप दूसरों को चेंज करने में लगे रहे, खुद पे पट्टा बिठा लो।
हाई परफॉर्मर्स जो हैं, कई लोग हैं जो बताते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी पढ़ने में अच्छा था, हाँ। कॉलेज में अच्छा है, उसको पता नहीं कहाँ से लत लग गई। तो हाई परफॉर्मर्स जो हैं, वो भी सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि पता है उन्हें कि यहाँ से जो चीज़ें हैं, खराब हो सकती हैं। ट्रू। बिल्कुल, हाई परफॉर्मेंस के ऊपर ना एक तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, मुझे हमेशा बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है? लोगों की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, अपनी भी एक्सपेक्टेशन बन ठीक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है, तो इससे उनको लगता है कि यार मुझे तो हर चीज़ में बेस्ट दिखाना ही दिखाना है। अब यहाँ पर पंगा ये आता है कि जब उनको लगता है कि अब हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, तो लोग क्या कहेंगे मैं वीक हूँ, मैं ये मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। और लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भाई ये तो हर सिचुएशन को मैनेज कर पाएँगे क्योंकि ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक अलग से और प्रेशर आ गया उनके ऊपर। तो वो बेचारे इस प्रेशर के अंदर दब जाते हैं और उनको लगता है अब मैंने अगर दिखाया कि भाई मैं नहीं कर पा रहा तो लोग तो मुझे वीक समझेंगे और मुझे ये वीक दिखाना नहीं है अपने आप को। तो टेम्परेरी कंफर्ट जोन, एडिक्शन, उनको इजी वे आउट लगता है और वो उसी ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग अलॉट दीज डेज। क्योंकि मैम होता क्या है कि मान लो ये अभी स्टूडेंट्स में भी देखा गया है कि एकेडमिक्स में अच्छा है, फिज़िकल में भी अच्छा है और फिर फिज़िकल देने गया दिल्ली पुलिस एसआई की मेरा एक दोस्त है, वो तैयारी कर रहा था और उसके एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है पहली बार, दूसरी बार भी क्लियर हो गया और वो फिज़िकल के लिए पहली बार नहीं हो पाया, दूसरी बार ओवर कॉन्फिडेंट था और उसके बाद उसका नहीं हो पाया। उसने अपनी एक्सरसाइज़ स्टार्ट रखी, पहले वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता था, तो वो बंद करी, अपने आप को चेंज किया और उसके बाद जब नहीं हुआ उसका वहाँ, तो वो फिर अल्कोहल ले लिया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल। राइट राइट, पता है क्या होता है अगेन। अच्छा उसने एक बात मुझसे ये बोली, मैं उससे बात कर रहा था कि ठीक है यार, थर्ड अटेम्प्ट दे दे। उसने एक बात ये बोली कि यार सब कुछ तो छोड़ रखा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, इससे बढ़िया ज़िंदगी एन्जॉय कर लेते हैं। और उसको ज़िंदगी एन्जॉय होता है। बट वो ज़िंदगी एन्जॉय नहीं हो रही है एक पॉइंट के बाद जब सब कुछ छूट जाएगा ना ज़िंदगी से उनके, तब उनको रियलाइज़ होगा लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। अभी वो दिल्ली पुलिस का एसआई नहीं बना, उसके बाद वो फिर वो अच्छा भाई नहीं बन पाएगा, फिर वो अच्छा क्या नाम है, बेटा नहीं बन पाएगा, फिर वो कहीं न कहीं सब कुछ खत्म कर पाएगा। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल क्योंकि एक साइकिल है देखो। जब भी अल्कोहल भी पर्सन लेता है उसके रिश्ते धीरे-धीरे खराब होना शुरू होते ही होते हैं। धीरे-धीरे सब उनसे दूर जाना शुरू हो जाएँगे फिर उनको लगेगा देखो आई एम गुड फॉर नथिंग इसलिए अब अल्कोहल ही मेरा सहारा है। वो और ट्रैप में अपने आप को फँसा रहे हैं। कोई ऐसा मैम आपका क्लाइंट जो सक्सेस के पैशन में उसने सब्सटेंस अब्यूज़ करना स्टार्ट किया और एडिक्शन में चला गया? बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे केसेज़ हैं बट एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर की मैं यहाँ पर बात करूँगी। हाई सैलरी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन सब कुछ बहुत अच्छा था, देखने में, राइट? बट इंटरनली वो अपने आप में बहुत प्रेशर फ़ील करता था, प्रेशर ऑफ मीटिंग डेडलाइन्स, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेशर कि मुझे हर वक़्त सॉल्यूशन देना ही देना है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील करता था और इसलिए ही स्टार्टेड टेकिंग अल्कोहल जस्ट टू कि भाई ये मुझे ना रात को सोने में मदद करता है क्योंकि नहीं तो मेरा माइंड शट डाउन ही नहीं होता। तो एक मेजर कि भाई बट द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स दिस पॉइंट कि भाई ठीक है अब मुझे समझ में आ रहा है कि अल्कोहल इज लाइक टेम्परेरी मुझे रिलीफ कर रहा है। देन जब हमने आइडेंटिफाई किया ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया उस पर काम करना शुरू करा कैसे हमने टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे हमने अपने आप को इमोशन रेगुलेशन की एक्सरसाइजेस करनी है, तो धीरे धीरे वो पैटर्न जो है उसका इंप्रूव होना शुरू हुआ तो आज वो विदाउट अल्कोहल है टच हुए। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है, सोऊँगा नहीं तो काम कैसे करूँगा? और काम करूँगा, थकूँगा तो फिर पीऊँगा, फिर सोऊँगा नहीं तो सुबह काम कैसे करूँगा? अब इंसान जो है बेड पे चला गया 10 बजे, लेकिन वो सोचे जा रहा है कुछ ना कुछ, नेक्स्ट डे की एक्टिविटी के लिए और पूरी डेज़ एक्टिविटीज़ के लिए। जिसकी वजह से उसकी नींद अगर वो 10 बजे जा रहा है बेड पे, तो नींद आ रही है 1-2 बजे। अब लेकिन उसको दूसरा दूसरा उसके पास ऑप्शन है, 10 बजे वो पीना स्टार्ट करे, साढ़े 10 बजे तक अपना पूरा निपटा के हो जाए। और सो जाए। तो वो इंसान इसलिए चूज़ मैं कर आपको बताती हूँ, इंसान सोने के लिए ले रहा है अल्कोहल, वो टेम्परेली तो आपको स्लीप पैटर्न दे रहा है, बट इसका जो साइड इफेक्ट जा रहा है वो आपका जो स्लीप पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आरी अगले दिन नींद आप को भी डिस्टर्ब कर यस, अगले दिन आपको और ज़्यादा नींद में डिफ़िकल्टी आएगी, फिर आप और लोगे, फिर आपका ये पैटर्न बन जाएगा।
ऐसे ही हमारी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, वी हैव सर्टेन टेक्निक्स, आप उसको करो, आपको नींद आने में शुरू हो जाएगी। मैथमेटिकली अगर हम इसे देखा जाए ना कि 7-10 बजे वो पीना स्टार्ट कर रहा है, साढ़े 10 बजे तक अगर निपटा भी रहा है, हाँ। तो उसने 1.5 घंटा बचा लिया। वैसे उसको 12 बजे नींद आती, लेकिन अगर उसने रात में पी ली, तो सुबह जो उसका आधा दिन खराब हुआ, वो 6-7 घंटे खराब कर रहा है। तो मैथमेटिकली तो पीना वैसे एग्ज़ैक्टली। सही नहीं है। ये मैंने कैलकुलेशन निकाली। ट्रू, बिल्कुल। मैं रात में 1 घंटा बचाता था, अच्छा। सुबह लेकिन मैं अपने 12-1 बजे तक मेरा पूरा दिन खराब, आधा दिन मेरा खत्म। बताओ, वही चीज़ें आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं आएगी, आप की एनर्जी धीरे-धीरे ड्रेन होगी ही होगी। आप वो प्रोडक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाओगे जो आप अदरवाइज़ कर सकते हो। यस मैम। मैम अब बात आती है यहाँ पर अवेयरनेस की, एक और आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं नम कर रहा हूँ अपना इमोशन, मैं नम करने लगा हूँ। मुझे कैसे पता लगे कोई टूल किट है या फिर कोई ऐसी कोई ऐप है या कोई क्वेश्चनायर है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सिचुएशन से भाग रहा हूँ या कोई चीज़ नम कर दूँ? देखो, सबसे पहले तो ना आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? अगर आप खुद से समझो या एनवायरनमेंट में देखो कि ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला, इसके इमोशंस नम हो रहे हैं, यानी वो बोल रहा है मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। ना खुशी फील हो रही है, ना दुःख फील हो रहा है, ठीक है? भई मुझे तो कोई इमोशंस फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कर लो। तो सबसे पहले तो ये इंडिकेटर है। अनदर इंडिकेटर, अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को यूज़ कर रहा है, अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स या बिंज वॉचिंग कर रहा है, ठीक है? सो ये अपने आप में अनदर इंडिकेटर है कि भई उसके इमोशंस इस टाइम पे ओवरवेल्म्ड है या नम है और वो इसी वजह से इन चीज़ों में आ रहा है। थर्ड है, अगर उसके रिएक्शंस डिलेड आते हैं, यानी कि आपने कुछ बोला, ठीक है? और वो थोड़ी देर बाद आपको बता रहा है, ठीक है? उसका रिस्पॉन्स वो थोड़ी देर बाद दे रहा है, यानी हँसने वाली बात है तो थोड़ी देर बाद दे रहा है। तो इसका मतलब वो इमोशन से डिस्कनेक्ट हो चुका है या वो डीप कन्वर्सेशंस को अवॉइड कर रहा है, ठीक है? भाग रहा है, कोई भी आप बात कर रहे हो, मे बी कुछ पर्सनल या कुछ इमोशंस वाली, तो वो उसको भाग रहा है। आप देख रहे हो कि वो टालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि भई ये अलार्मिंग साइन है, अब इस पे काम करने की नीड है, पर्सन जो है इमोशनल नम हो चुका है। मैम अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मतलब इसका एक काउंटर ये भी है कि कोई इंसान खुशी में ज़्यादा खुश नहीं हो रहा, दुःख में ज़्यादा दुखी नहीं हो रहा, उसे कोई फ़र्क इसको तो सोसाइटी में आजकल बढ़िया बोला जाता है कि यार, ये इंसान तो देखो बड़ा चिल रहता है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो, यहाँ पर बात आती है कि वो हर चीज़ को लॉजिकल तरीके से दे रहा है। यानी कि किसी के इमोशंस को भी नहीं फ़ील कर पा रहा। अच्छा, जैसे कोई अगर इस टाइम पे रो रहा है या कुछ है, एक एम्पैथी देने के बजाय ओके ठीक है, हो जाएगा। अगर ऐसे रूड वे में जवाब दे रहा है और बिल्कुल अगर कोई दुखी वाला भी सिचुएशन है तो बिल्कुल उसमें न्यूट्रल बैठा है, लाइक नो एक्सप्रेशंस ऑन फेस। अगर मैं इसको बोलूँ नो एक्सप्रेशंस ऑन फेस, सो दैट इंडिकेट्स कि पर्सन अभी इस टाइम पे इमोशनलेस है और कहीं न कहीं वो अपने इमोशंस को बहुत नम कर चुका है और वो भाग रहा है सब चीज़ों से। तो एक चिल रहना, सोचना, समझना, फ़ील करना और एक नम करना, उन दोनों में फ़र्क है। एग्जैक्टली, चल रहा है ना, ओके फाइन, मुझे फील हुआ, इमिडिएटली फील हुआ, बट ठीक है, अब मैंने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली है या मैंने अपना ग्रैटिट्यूड कर लिया है, ठीक है, नाउ आई एम ओके। ठीक है, अब वो हमारे ऊपर है, हम किसी सिचुएशन को कितना अलाउ करते हैं कि वो हमें पेन दे या हम उस पेन को कंट्रोल करते हैं, वो हमारे ऊपर है। मैम ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ की बात करी आपने। अ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ से मैम समझते हैं कि वो रामदेव बाबा जो हैं, उनसे उनकी तरह साँस, कपालभाति की है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ होती क्या है और ब्रीथिंग तो चल ही रही है अपने आप, क्यों करनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़? साँस तो मैं ले ही रहा हूँ। राइट, राइट, बिल्कुल सांस ले रहे हैं और जब क्या होता है, ये जब तो अपने आप होने वाली चीज़ है, हम क्यों करें इसमें? हम मेहनत बिल्कुल, क्यों करें? आपने सही बोला गुरतेज, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। एंड जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कुछ, तो हमारी ब्रीदिंग पर सबसे पहले इम्पैक्ट आता है, ठीक है, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। कि एंड माइंड एंड बॉडी, दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, राइट? तो माइंड में आप कुछ भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। एंजाइटी फील कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा शैलो हो जाएगी। तो हम कहते हैं इमिडिएटली आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। तो इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और माइंड को सिग्नल जाता है दैट यू आर सेफ, राइट?
सबसे पहले तो ये हमें पॉज़ देने में मदद करता है, ऑलराइट? और ऐसे ही हमारी ब्रीदिंग हो गया, ऐसे ब्रीदिंग में ही और टाइप्स होते हैं लाइक बॉक्स ब्रीदिंग हो गया। तो मैं तो क्लाइंट को रेगुलर कहती हूँ, मैं हर पर्सन को बोलती हूँ अगर आप दिन में 4 से 5 बार बॉक्स ब्रीदिंग ही कर लो या मतलब थोड़ी डीप ब्रीदिंग बॉक्स ब्रीथिंग का मतलब हो गया कि लिया सांस, फोल्ड किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया, ओके। होल्ड किया। इट्स लाइक बॉक्स के जैसे 4 साइड्स होते हैं, हमारी ब्रीदिंग के भी 4 साइड्स है, राइट? तो 4 सेकंड्स के लिए हमने इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल किया, फिर होल्ड किया। ठीक है। तो ब्रीदिंग हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हुआ। हम एक बार में 3 बार करें और इसके पैटर्न को हम दिन में 4 से 5 बार करना शुरू करें। तो आपका माइंड जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहना शुरू हो जाएगा एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें काम, कूल, रिलैक्स रहने में मदद करता है और हमारी एफिशिएंसी को, हमारे डिसीजंस को बेटर बनाने में मदद करता है। ओके। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक में जा रहे हैं, ऐसा कुछ ही साइंटिफिकली। या आपको एक एक्टिविटी बोल दी कि भैया आपको बस यही सबसे पहले आपने किया है, आप कर लो, ऐसा कुछ नहीं, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ट्रू ट्रू ट्रू, साइंस है पूरा हमारी ब्रीदिंग के ऊपर भी। की। और मैम एक चीज आपने अभी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई थी, दूसरा आपने बताया था ग्रेटिट्यूड। मैम ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, किसका आभार करना है? मेरी तो लाइफ ही प्रॉब्लम में दे रही है। प्रॉब्लम है, यही कई प्रॉब्लम है, पता है क्या होता है? ग्रैटिट्यूड ना जब भी अल्कोहल पर्सन लेता है या पर्सन को एक वो लगता है लैक जोन में होता है, वो लैक जोन कि भाई ये नहीं है मेरे पास, लव नहीं है मेरे पास, मेरे को शांति नहीं मिलती है, मेरे को पीस नहीं मिलता है, मेरे तो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। तो हर चीज में वो कमी ढूंढ रहा है, राइट? मतलब लैक है, कमी है। ग्रैटिट्यूड क्या कहता है? अबंडेंस। वो जब आप डेली ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हो ना, तो आप एक अबंडेंस के जोन में शुरू कर देते हो, होना शुरू हो जाते हो, और जो आपको लगता है कि अब आपके पास ये है, आपके पास ये है, तो हमारे पास जो चीजें होती हैं, हमारा फोकस उस पर चला जाता है। हमारे देखो उसने भी लिखा है, बहुता कहिए बहुता होए। दैट्स द रीजन। हम जितना बोलेंगे ना हमारे पास थैंक यू गॉड, मेरे पास ये है, थैंक यू गॉड ऐसा चल रहा है, थैंक यू गॉड ये, तो आप नेचुरली हमारी बॉडी डोपामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करना शुरू कर देती है, जो अदरवाइज अनहेल्दी वे से बाकी चीजों से आता है। तो ये नेचुरल तरीके से, और डोपामिन और सेरोटोनिन क्या है? हमारे सेरोटोनिन वो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, जो हमें हैप्पी रहने में मदद करते हैं। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप अपने क्लाइंट्स के साथ जरूर कराते हैं। ओके, रात को बैठ के ना सोने से पहले आज देखो कौन सी चीजें आपके साथ अच्छी होंगी, एटलीस्ट ये 3 से 5 को फिगर आउट करो। यार अगर कोई ड्राइवर ने आपसे अच्छे से बात कर लिया और आपको सेफली पहुंचा दिया, वो भी तो ग्रैटिट्यूड है। आज आप जिंदा हो यार, वो भी तो ग्रैटिट्यूड है। ना सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो कहते हैं इसको शुरू करो साथ साथ, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट, एक माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू होता है, वहीं से चेंज, बदलाव एक आना शुरू हो गया। पहले मैं ये इंसान था, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं, भगवान ने ये नहीं दिया, मम्मी ने ये नहीं दिया, पापा ने ये नहीं दिया, फिर पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, ऐसा कम हुआ, मैं उतना नहीं बन पाया ये वो। एक मैं वो इंसान हूँ, मैंने ये कर लिया, मेरे फादर अच्छे हैं, मेरी मम्मी अच्छी है, उन्होंने इतने पैसे लगा के मुझे पढ़ाया, आज मेरे पास नौकरी है, मैं टाइम से सब कुछ कर रहा हूँ। ये दोनों इंसानों में फ़र्क। फर्क आ जाता है, तो माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है ग्रैटिट्यूड के साथ। और फिर जो आपके स्ट्रेस एंजाइटी है, ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाएगी। टू ड्रॉप होना शुरू हो रहा ये आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में वो चीज़ घूमने लगेगी जो आपके पास है, है। एग्जैक्टली। और पहले आपका सबकॉन्शियस भरा पड़ा है उन चीज़ों से, प्रॉब्लम से। ट्रू। तो आपको एक तरह से एक कचरा साफ करना है। कचरा साफ करना है, बिल्कुल आपने सही बोला, कचरा साफ करना है। और आप ये देखो दिवाली पे हम करते हैं ना घर की सफाई, सारे कचरे को बाहर निकालते हैं ना, ऐसे ही माइंड में भी कचरा इकट्ठा हो जाता है और वो निकाल दो, और क्या। वेरी नाइस, बढ़िया। मैम हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी जो है वो एडिक्शन की केसेस में कैसे हेल्प? रामबाण है, रामबाण। हिप्नोथेरेपी होती क्या है पहले तो ये चलो पहले आपको ये बताती हूँ, हिप्नोथेरेपी ना बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल थेरेपी है, जो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोथेरेपी और ये जो साइकोथेरेपी दोनों अलग है।
साइकोथेरेपी में एक मोडालिटी है हिप्नोथेरेपी। ओह। साइकोथेरेपी में हमारी अलग-अलग थेरेपीज़ आती है, लाइक सीबीटी हो गया जिसमें हम थॉट्स पे काम करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर। ठीक है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पर्सन के हम थॉट्स पे काम करते हैं। डीबीटी हो गया डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, यानी कि डायरेक्टली पर्सन्स के इमोशन पे काम होता है। हिप्नोथेरेपी पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में जाकर काम करती है। तो हमारी साइकोथेरेपीज़ में ही अलग-अलग थेरेपीज़ आती हैं। साइकोथेरेपी सबकॉन्शियस माइंड में जाके एग्ज़ैक्टली। नहीं। अब मैं आपको पहले बताती हूँ हिप्नोथेरेपी क्या होता है। हमारे 2 माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग, वी आर अवेयर ऑफ दैट, हमें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये हमारा 10% काम करता है। एक हमारा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो सोते, जागते, उठते, बैठते जो बैक ऑफ माइंड में चीज़ें चलती है ना, वो होती है हमारी सबकॉन्शियस वॉइस। यहीं पर ही हमारे सारे थॉट्स, हमारी हैबिट्स, हमारे बिलीव्स, हमारे कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इमोशंस हैं, सबका स्टोर हाउस है सबकॉन्शियस माइंड। हिप्नोथेरेपी सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर टैप करती है और नए पैटर्न्स को क्रिएट कराने में मदद करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सक्सेस पाना चाहते हो, आप फेल हो गए एक बार, आप दूसरी बार सक्सेस पाना चाहते हो, आप फेल हो गए, तीसरी बार लॉजिकल माइंड आपको बहुत सारे रीजंस दे देगा, गुटेज तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं है, वो नहीं है, पहले भी फेल हो गए थे, ये कर लो, वो कर लो। फिर फाइनली आपको लगेगा ये लाइफ अब बढ़ तो सकती नहीं है, चलो एल्कोहल का सहारा ले लेते हैं। ही अब हिप्नोथेरेपी आपके सीधा लॉजिकल माइंड यानी कॉन्शियस माइंड को बाईपास करती है और नए पैटर्न्स को सबकॉन्शियस माइंड में जाकर डालती है और नए पैटर्न्स को क्रिएट करने में मदद करती है विदाउट अप्लाइंग इफ फॉर बट्स, जो कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल माइंड देता है, राइट? ये एक बहुत इसमें एक पर्सन ट्रांस स्टेट के अंदर होता है एंड ट्रांस स्टेट, उस ट्रांस स्टेट के अंदर ना पर्सन की इंटरनल एंड एक्सटर्नल अवेयरनेस एनहांस हो जाती है और पर्सन बेटर तरीके से अपनी चीज़ों को समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। सपोज अगर हम इसी के केस में बात करें, अल्कोहल के केस में बात करें, तो पर्सन सबसे पहले जो चीज़ों से भाग रहा है ना, हिप्नोथेरेपी के स्टेट में वो चीज़ें उसके फोरफ्रंट पे आती हैं। भाई दीज आर द एरियाज जिसे हमें टैप करना है, जिसे हमें कीप करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ। फिर हिप्नोथेरेपी काम करती है आपके जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स आपने खुद के लिए बना लिए हैं, हिप्नोथेरेपी काम करेगी उन नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स को ब्रेक करके नए एम्पावरिंग बिलीफ पैटर्न्स को क्रिएट करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसको एस्टैब्लिश करना, राइट? फिर तीसरा वो काम करेगी इमोशन रेगुलेशन। अब कैसे आप ट्रांस स्टेट के अंदर समझते हो कि मुझे अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, कैसे कूल रहना है, कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है। फिर उसके बाद फोर्थ वो काम करती है, अगर हम अल्कोहल की अभी बात कर रहे हैं तो एवर्सिव थेरेपी, यानी कि कैसे अब हम वहाँ पे जाके एक नई प्रोग्रामिंग करते हैं। अल्कोहल जो पहले आपको कंफर्ट दे रहा था, अब वही अल्कोहल से हमने प्रोग्रामिंग करी कि अब आप जब भी अल्कोहल ले रहे हो, आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रही है, ओके, आपको अनईजी लग रहा है द मोमेंट आप अल्कोहल ले रहे हो, समझ गया। आप प्यूक आउट कर रहे हो, आप वॉमिट कर रहे हो द मोमेंट आप अल्कोहल ले रहे हो। अब सबकॉन्शियस माइंड धीरे-धीरे इसको मानना शुरू करता है कि दिस इज समथिंग जो मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है। पहले वो कंफर्ट दे रहा था, अब वो डिस्कम्फर्ट देना शुरू कर गया, राइट? अब फिर उसके बाद फ्यूचर फेसिंग होती है विजुअलाइजेशन, जिसमें हम उनको विजुअलाइज करा रहे हैं, सी विदाउट अल्कोहल अब आप अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो और लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग जाकर अंदर जाकर सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें जब बनती है ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। मतलब ये हुआ कि जो सबकॉन्शियस में जो डेटा है, पहले वाला जो डेटा है, उस डेटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ और उसमें नया डेटा डाल रहा हूँ हिप्नोथेरेपी एग्जैक्टली वो करने आपको को। बिल्कुल आपने सही बोला कि रीप्रोग्रामिंग करने में पता लगेंगे, रीप्रोग्रामिंग रीप्रिंटिंग करने में हिप्नोथेरेपी रामबाण है। हम कितना लंबा प्रोसीजर होता है, कितना समय लग जाता है? या देखो इट ऑल डिपेंड्स, एक इट ऑल डिपेंड्स कि पर्सन की विलिंगनेस कितनी है। जैसे सपोज मेरे पास 2 केस इकट्ठे शुरू हुए, सेम थे सब्सटेंस अब्यूज के। एक की खुद की विलिंगनेस थी कि मुझे इससे बाहर निकालो, क्योंकि वो थोड़ा सा पुलिस और उसके अंदर भी फंस चुका था, तो उसको था कि अब मुझे इससे बाहर निकाल दो मैम, ये लाइफ मेरी पूरी खराब हो जाएगी। एंड उसके साथ सिर्फ मुझे 5 सेशंस लगे बिकॉज उसकी खुद की विलिंगनेस थी कि मुझे इस बाहर है। में और उसके बाद उसने अपने एग्जाम्स क्लियर करे और उसके बाद उसने अपना इंटरनेशनल एग्जाम भी क्लियर किया और उसके बाद फिर वो बाहर सेटल हो गया। ठीक है, सो ही वाज ऑल 5 सेशंस में उसकी लाइफ पूरी बदल गई। बट वहीं दूसरा केस जिसको उसके फैमिली लेकर आई थी, तो 5 सेशंस तो उसकी विलिंगनेस क्रिएट कराने में लग गया।
फिर उसके बाद रीज़न सामने आया कि फ़ियर ऑफ फादर है, कि थोड़ा-सा फादर को भी इन्वॉल्व किया बीच में। वहाँ पे हमें 20 से 25 सेशंस लगे। सो इट ऑल डिपेंड्स, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैम ऐसा तो नहीं है कि लाइफ में अगर मान लो सेशन ले रहे हैं, तो सिर्फ़ सेशन ही लेने हैं और नौकरी-वोकरी छोड़ देनी है? अरे! ऐसा कुछ नहीं है। ये ये डर रहता है ना, नहीं, नहीं। सर हम तो सब नौकरी करते हैं, हम कहाँ से काउंसलर के पास जा पाएँगे? अरे! इसमें क्या है, आप ऑनलाइन तो का ऑनलाइन ले सकते हैं आप वही और आफ्टर ऑफिस भी आप बात कर सकते आफ्टर हैं। ऑफिस भी आप ले सकते हो। आजकल तो 24 आवर्स की हेल्पलाइन भी चल गई हैं। जो कुछ के लोग जो दिन में कॉल कर लो लंच के टाइम पे, ट्रू देख तो बहाने हैं अगर बहाने हैं, ना करने के 100 बहाने मेहनत तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। जब पीने के लिए मेहनत करी थी ना, वो रात में लेने जाना है, दूर है ठेका, अभी जाना हो, भी जाना, अभी जाना है, पैसे नहीं है तो जुगाड़ कर जुगाड़ करना है, अलग-अलग बहाने बनाने हैं, लेकिन लेना ज़रूर है। सेम वही चीज़ है, इम्पोर्टेंस आप किस चीज़ को दे रहे हो? सेविंग्स वाले पैसों से ही लेनी है। ये सब चीज़ें अगर करी हैं, वहाँ मेहनत करी है, दिमाग लगाया है, तो थोड़ा दिमाग छोड़ने में भी लगा दो। ट्रू वही चीज़ है कि प्रायोरिटी अभी आप किसको दे रहे हो? तभी आप जब प्रायोरिटी नहीं दोगे तब तक एक्सक्यूज़ेज़ आएँगे ही आएँगी। एक स्टेटमेंट है बिलीफ सिस्टम जो है अल्कोहल के प्रति, अगर मैं उसको रिवर्स कर दूँ तो मेरी शराब छूट जाएगी, क्या ये सच है? एग्ज़ैक्टली, और वो हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम लोग कराते हैं। नया बिलीफ पैटर्न क्रिएट कराते हैं। बिलीफ सिस्टम होता क्या है? मेरा मतलब अल्कोहल की तरफ जो है एक अट्रैक्शन बन गया है कि इसी से ही मेरा सब कुछ होगा, यही बिलीफ। बिलीफ सिस्टम है, यानी कि हम क्या मान रहे हैं गुरतेज, हमारा मानना क्या है? बिलीव क्या होता है? हमारा मानना। अब हमारे मानने के इर्द-गिर्द ही सारी चीज़ें चलती है। यानी कि हमारे थॉट्स, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है उसी के इर्द-गिर्द हमारे थॉट्स होंगे। हम वैसा ही फ़ील करेंगे और हमारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे, हमारे डिसीजंस भी वैसे ही होंगे। जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो हेल्दी है, चाहे वो अनहेल्दी है। चाहे वो एम्पावरिंग बिलीफ है, चाहे वो बिलीफ हमें लिमिट कर रहा है। तो उसी के इर्द-गिर्द हमारी सारी चीज़ें चलती हैं। मैम यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ बिलीफ सिस्टम का, मैंने गुरुमान का वीडियो देखा ओके, और उस वीडियो में ना मैंने ये देखा, मैं ये देखना चाह रहा था कि मीठा कितना खराब है, अच्छा। मिठाई कितनी खराब है। उन्होंने बोला आप ये बताओ कि तला हुआ खराब होता है ना? बोला हाँ। मीठा भी स्वीट भी खराब होता है? ठीक है, हाँ। रिफाइंड शुगर भी खराब होती है। अब उन्होंने बोला कि कोई तुम्हें दोनों ही मिक्स करके खिला दे, तो बताओ? उन्होंने बोला कि जो मिठाई होती है पहले उसको तला जाता है, कोई भी चीज़ है मान लो जलेबी है या फिर कोई पेड़ा है या फिर कोई भी कलाकंद है या बर्फी है, सबको पहले क्या है घी में तला जाता है। राइट। जलेबी को भी तला जाता है या आप छेना टोस्ट लगा लो, कोई भी मिठाई है उसको पहले तला जाता है। पहली चीज़ तो वो खराब हो गई, फिर उसमें शुगर डाल दिया। बोला आप 2 चीज़ें इकट्ठी ले लो। अब मुझे ना मिठाई खाते हुए ना बार-बार गुरुमान की वो वीडियो याद आया इसकी। वही, क्योंकि आपने एसोसिएट कर लिया ना उसके साथ। 7 दिन तो मैंने ना तला हुआ खाया, हाँ। 7 दिन मैंने ना मीठा खाया और मैं 8वें दिन जब मैं मीठा खाने की कोशिश कर दोबारा वो वीडियो देख लो। मैं सोचता हूँ वो दोनों चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो एक बिलीफ सिस्टम हालाँकि मतलब फिर ना इंसान का एक सोच ही बदल जाती है। तो वही जो है वो बदलनी है। वही बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम ये बिल्ड योरसेल्फ बिफोर योर परफॉर्मेंस बिल्ड अप, इसका मतलब उन लोगों के लिए जो ड्रग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं ना, एग्ज़ैक्टली। ड्रग से जो लोग सोचते हैं ना कि क्या नाम है, ड्रग से परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है। मैं वहाँ यहाँ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल की भी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर्सनल की भी का बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पार्ट टाइम सब फिजिकल की भी बात कर रहा हूँ। लोगों के मन में एक खाना बन जाती है कि अगर मैंने ड्रग्स ली है, सो के जाऊँगा अच्छे से और वहाँ भी सैटिस्फाई कर दूँगा, हाँ। मैं घर में भी सैटिस्फाई कर ट्रू, ट्रू, ट्रू। बेसिकली यहाँ पे है, इसका मतलब है कि बिल्ड योरसेल्फ बिफोर योर परफॉर्मेंस बिल्ड अप। तो लोग ड्रग्स, जैसे आपने कहा, ड्रग्स और उसका यूज़ करते हैं जस्ट टू बिल्ड अप देयर परफॉर्मेंस। तो ये टेम्परेरीली तो बूस्ट कर देगा, ठीक है? लेकिन ये आपके फाउंडेशन को वीक कर देगा। और कोई भी मीनार, कोई भी बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती जब तक उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो। तो हमें अपने आप को बिल्ड अप करना है, यानी कि अ, क्योंकि क्या होता है जब भी हम ड्रग्स लेते हैं उससे हमारा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेरीली आपको पॉज़ ज़रूर देता है। टेम्परेरी मिलेगा, लेकिन जैसे मान लो अल्कोहल जो है डिप्रेसेंट है, एग्ज़ैक्टली। तो वो डिप्रेशन और बढ़ाता है। और बढ़ाता है, तो धीरे-धीरे आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस वाली फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स ना भर-भर के आपके साथ आएँगी।
तो ऐसे में आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। हमेशा आपको लगेगा एक सब्स्टिट्यूट जो मुझे यूज करना है टू बूस्ट माय परफॉर्मेंस, लेकिन अगेन वो टेम्परेली है ही। तो यहाँ पे अपने आप को बिल्डअप करने का मतलब है हर एक के अंदर कोई ना कोई वीक एरिया होता है, ठीक है? आपके अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी है, तो हर एक का अपना वीक एरिया है। इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट वीक एरिया और उस पे काम करो, ठीक है? हर एक के अंदर स्ट्रेंथ्स है, हर एक के अंदर वीकनेसेस है। बिल्ड का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ को यूज करो अपने आप को और बिल्डअप करने के लिए, और अपने वीक एरियाज पे काम करो ताकि वो हर्डल बनकर आपके सामने ना, राइट? तो यहाँ पर जब भी हमने ड्रग्स के साथ लिया है ना, तो कुछ भी प्रेशर आएगा ना, आप टूट जाओगे, ठीक है? आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इनर अपने आप को बिल्डअप किया है, कोई भी प्रेशर आएगा, आप कामली उसको हैंडल करोगे, आप उसके अंदर शाइन करोगे ही करोगे। मैम अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि मान लो आपने एडोलेसेंस की बात करी कि वहाँ पर जो है अट्रैक्शन होता है इस सब्सटेंस की तरफ, तो पेरेंट्स जो हैं, बच्चा तो समझ है नहीं उसको, उसको तो बोला किसी ने कि चल यार करके तो देख। और फिर पेरेंट्स में जो मम्मियाँ हैं, मम्मी को बहुत जल्दी पता लग जाता है, पिताजी को बाद में, तो पिताजी लेट आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और बच्चे को जो है माँ से कनेक्शन ज्यादा होता है और वो कहीं ना कहीं पिताजी से छुपा जाता है। और उस केस में मम्मी जो है, मम्मी पिताजी से छुपा जाती है। वो सोचती है ठीक है अब कर लिया तो कोई बात है, उसको इसके साथ मार पिटाई होगी या इसके साथ इससे ज्यादा गलत बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मम्मी को तो पता है कि वो यूज कर रहा है, पिताजी को पता नहीं है, तो मम्मी कैसे फाइंड आउट करे कि इसकी अब टेंडेंसी जो है अब बढ़ती जा रही है अल्कोहल पे। देखो, सबसे पहले तो ना हमें थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है। जो रोको टोको ठोको वाला हमारा पेरेंटिंग प्रैक्टिस है ना, वो अब रोको टोको टोको तो बहुत चलता है। हर चीज पे रोकना, हर चीज पे टोकना, हर चीज पे नहीं तो ठोक देना, जिसकी वजह से बच्चे अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं। और देखो, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है हमारी, जहाँ से हमें पेन मिलता है हम उसको अवॉइड करते हैं, और जहाँ से हमें प्लेजर मिलता है हम उसकी तरफ जाते रहो। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है। बच्चे को फैमिली से, पेरेंट्स से क्या मिल रहा है? पेन। रोको टोको ठोको। प्लेजर कहाँ से मिल रहा है? अल्कोहल से, सब्सटेंस से, दोस्तों से, मोबाइल से। तो बच्चा वहां जाएगा ही जाएगा, अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो वहां पे एज ए पेरेंट हमें पहले बच्चे के साथ बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर उसके साथ उसको सुनो। अभी मेरे पास पीछे एक बच्चा आया, कंप्लीट अल्कोहल सब्सटेंस अब्यूज के अंदर वो बच्चा, और वो ना मेरे से 2 घंटे मेरे साथ बैठ के उसने बात करी। आई वॉज लाइक कि मैम, सबने मुझे ये बोला कि तूने अल्कोहल शुरू कर दिया, सब्सटेंस शुरू कर दिया, तू गलत है, तू ये है, तू वो है, तू अब वो नहीं रहा, तू ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। बट क्या था, किसी ने मुझे सुना नहीं, जो आज आप मुझे सुन रहे हो कि मैं आया क्यों इस लाइन में। ठीक है। हाँ, तो वही है, बच्चे को सुनो। बच्चे के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अगर बच्चा आपसे डर रहा है ना, बच्चा अपनी फीलिंग्स को कभी बताएगा ही नहीं। हम वो मौका ही क्यों आने दें एज अ पेरेंट? तो बच्चे को सुनो। बच्चा नीड्स योर लव, बच्चा नीड्स योर सपोर्ट। सबसे पहले बच्चे को सुन लो विदाउट जजमेंटल। हम इंडियन पेरेंट्स जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चा कुछ बताना शुरू करता है, तूने ये गलत कर दिया, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, डांटना शुरू कर देते हैं। इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बच्चा क्यों बताएगा जब उसको पता है मैं बताऊंगा तो मुझे डांट पड़नी है या मुझे मारी पड़नी है। और ये जो पिताजी का डर बना के रखते हैं कि अब पिताजी जो है ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते फैमिली में, जब भी करते हैं फिर वो, तो जाके का हाँ तो वो जाकर, तो ये गलत पैटर्न है, क्योंकि पुराने जमाने से तो यही चलता आ रहा है। ये देखो, हमें बच्चे के साथ कनेक्ट होना है। पुराने जमाने का पैटर्न ना पुराने जमाने का था। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले सती प्रथा थी, ठीक है? तो वो भी पुराने जमाने का पैटर्न है। नई पीढ़ी आई, ठीक है? पुरानी पीढ़ी ने कहा सती प्रथा संस्कार है, नई पीढ़ी ने कहा वो अत्याचार है। जीत किसकी हुई? नई पीढ़ी की, ठीक है? उसके बाद घूंघट आए, ठीक है? पुरानी पीढ़ी ने कहा ये संस्कार है, नई पीढ़ी ने कहा ये अत्याचार है। जीत किसकी हुई? नहीं फिनिश। तो जीत हमेशा नई पीढ़ी की होनी है। तो हम क्यों ना ओके कदम से कदम मिलाकर चले, अपने आप को चेंज करें, अपने उन्हीं रूल्स जो हमारे टाइम पे थे। आज भी बहुत कॉमन पेरेंट्स अपने बच्चों को एक कॉमन वो देते हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। यस। एक कॉमन सुनने को मिलता है, आपके टाइम पे अगर मोबाइल होते और बिगड़े आप भी होते। मैं तो कहता ही हूँ, तो खैर मेरे टाइम पे मैं तो जस्ट 2-3 साल पहले पास आउट हो गया। हाँ,
टच फ़ोन आने से 2-3 साल पहले, अदरवाइज़ मतलब आ तो गए थे, पोर्टेबल नहीं थे। तो मैं अगर मेरे टाइम में टच फ़ोन आया था तो मैं पढ़ाई-लिखाई नहीं करता। एग्ज़ैक्टली, तो बच्चों का यही तो हो रहा है आजकल। तो ब मैं तो कई बारी मतलब मेरे साथ तो ईश्वर ने बहुत सही किया है, फ़ोन बड़े लेट आए। फ़ोन लेटा है। तो वही है कि आज की यंग जनरेशन उस ट्रैप के अंदर आ गई है, तो ईज़ी वे आउट है। आजकल हाँ, एक और बहुत बड़ा रीज़न युते जिसी बात-बात पे ध्यान आया, जो बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल इमोशनल कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? बहुत स्ट्रेस में, या अगर हम जेन ज़ी की बात करें तो, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज़ एवरी टाइम दे आर ऑन फ़ोन, बिकॉज़ फ़ोन से वो प्लेज़र मिल रहा है, और एवरी टाइम जो रील्स हैं, वो एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, एवरी रील हमें कोई ना कोई अलग इमोशन रिलीज़ कर रही है। तो एवरी सेकंड से हमारे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, राइट? तो उसकी वजह से भी बच्चों का ईक्यू आजकल बहुत वीक है। ईक्यू मीन्स वही अगेन अपने इमोशंस को कैसे समझना, मैनेज करना, और दूसरों के इमोशंस को समझना, मैनेज करना। मैं कहती हूँ सबसे प्रायोरिटी पे है, हमें ईक्यू की ट्रेनिंग देनी चाहिए रेदर देन आईक्यू। भाई एकेडमिक्स में तो 9 to 5 ले आ, तो एकेडमिक्स में ये कर ले, वो कर ले। आपका आईक्यू जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर ईक्यू आपका वीक है, आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, आप डाउन में जाओगे ही जाओ। तो फोकस ऑन ईक्यू पे काम करना। आईक्यू अच्छा है ना, तो आईक्यू का अच्छा होने का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को जल्दी ग्रैब कर लेना। राइट। तो वो तो गलत चीज़ को भी बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेंगे। ईक्यू अच्छा होगा तो सब पता होगा। सब पता होगा, एनालाइज कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा कि मुझे क्या करना है, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएगा। अगेन इमोशंस नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी का आएगा, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। एक चीज है, एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन इमोशनली कनेक्शन नहीं दे नहीं सकता एआई। तो वही चीज है, इमोशंस तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स की पावर है। दस मैम, यहाँ पे क्वेश्चन और आता है। मेरा एक एक पेशेंट है, हाँ, पंजाबी ही है वो। अब उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो, वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। तो कहते हैं यार बच्चा बड़ा हो रहा है तो छोड़नी पड़ेगी, अब बच्चे भी हमारे साथ है। राइट। तो क्या ऐसा सोच के विलिंगनेस आ सकती है, या फिर छोड़नी है तो अपने लिए पहले सोचना है कि मेरे को अपने लिए छोड़नी है? नहीं देखो, वाई क्योंकि पार्टनर स्ट्रांग हो वैसा तो जरूरी नहीं है कि उसमें खाली अपने लिए, बच्चा भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, वाई फैक्टर कौन? वाई फैक्टर होना चाहिए। तो पहले तो बड़ा बड़ा लिखो, भाई मुझे इससे बाहर क्यों आना है, चाहे वो खुद के लिए, चाहे वो बच्चे के लिए। खुद को छोड़ूंगा तो खुद का भी बेटर होगा, और बच्चा भी बेटर होगा। बच्चा भी हमें देख रहा है, बच्चा हर वक्त हमें फॉलो कर रहा है। तो पेरेंट्स अगर ये बोले कि मैं ले रहा हूँ लेकिन मेरा बच्चा ना ले, that is wrong। क्योंकि बच्चा आप वो नहीं सुनेगा जो आप कह रहे हो, बच्चा वो करेगा जो वो देख रहा है। अगर वो आपको देख रहा है लेते हुए, तो वो लेगा ही लेगा, उसको ये पता है फादर इज रोल मॉडल, एंड मेट फादर इज टेकिंग दिस, इट इज ओके, मीन्स मैं भी लूंगा तो इट इज ओके ना, राइट? तो वही है कि मैम फिर उसमें जेनेटिक्स भी आ जाते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी आ जाती है, नर्चर भी आ जाता है, अपब्रिंगिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो सारे फैक्टर्स ही उसकी तरफ जा रहे हैं, बच्चे की तरफ। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी एडिक्ट बन सकता है। क्यों? तो मोस्टली देखा भी गया है, मेरे भी काफ़ी सर्किल मेंबर हैं कि जिन जो खुद एडिक्ट थे, उनके बच्चे भी एडिक्ट। वो एक पैटर्न चल रहा है ना आपकी फैमिली के अंदर, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको पता है ये नॉर्मल है। मैंने देखा अपनी फैमिली के अंदर, तो इट इज ओके है। 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग इमोशनल एक्सरसाइज, ये क्या है? मतलब 5 4 3 2 1। कि अब मैम ये बताइए, एक चीज और, एक सवाल जो रहता है, जो मेरी ऑडियंस है, कि सर ये सब कर लेते हैं, कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, ऐसा क्या एक ही बार में सब बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, या फिर उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा और रिजल्ट्स जो हैं दिखने स्टार्ट हो? देखो, डेफिनेटली प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, एक आध बार से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि आपको पेशेंस रखनी है अपने साथ, इफ यू रियली वांट टू। इसलिए बाय फैक्टर को हमेशा अपने सामने रखो। ओके, वाई ये को इतना बाय को अपने सामने बार बार याद दिलाता रहे। याद दिलाता रहेगा, इस चीज के लिए तुम्हें अपने आप पर काम करना है, राइट? तो क्योंकि अनहेल्दी इमोशंस आज एक दिन के तो नहीं है, इतने टाइम के आपने पाइल्ड अप करके रखे थे, तो हमें उतना तो टाइम दो, उतना तो टाइम दो हमें कि हम उस पर काम कर पाए। इट इज ओके, अभी भी आपको अनहेल्दी इमोशन आएंगे, बट ये है कि हमने उनको स्ट्रैटेजीज टीच करी है कि कैसे आपने मैनेज करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस और उस पर काम होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आपने बात करी 5 4 3 2 1, ये एक हमारी डिस्ट्रेस टॉलरेंस की बहुत अच्छी ग्राउंडिंग टेक्निक है, जो हमें प्रेजेंट में रहने में मदद करती है। अब क्या होता है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर लिविंग इधर इन द पास्ट
और इन द फ्यूचर। प्रेजेंट तो हम जीना भूल ही गए हैं। हम अगर अभी बैठे हैं, माइंड में कुछ और चल रहा है। बिल्कुल मैम, और बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है बात करने के लिए। एग्जैक्टली ये तो ऐसी बातें चल रही है, वहां जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं ऑटोमेटिकली आती रहती है दिमाग में। एग्जैक्टली इसका मतलब आपका माइंड ना बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इट्स लाइक मंकी माइंड जो चटर 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 करता जा रहा है, राइट? पास्ट में या फ्यूचर में। कैन वी ब्रीथ द एयर ऑफ पास्ट? कैन वी ब्रीथ द एयर ऑफ फ्यूचर? No. बट वी आर लिविंग इधर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। हम प्रेजेंट में जीना भूल गए। मीन्स नाउ मूवमेंट मीन्स कि राइट नाउ आई एम हेयर, तो आई एम हेयर। मैं अपने सारे सेंसेस, 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस से मैं यहाँ पर हूँ। दैट इज व्हाट इज बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? लेकिन हम लोग पास या फ्यूचर में। तो ग्राउंडिंग टेक्निक ना आपको इमीडिएटली प्रेजेंट पे रहने में मदद करता है। जैसे इमीडिएटली मैं कहती हूँ कुछ भी हो रहा है, अगर आपको कुछ भी ओवरवेलमिंग इमोशन आ रहा है, 5 चीजें अपने इन्वायरमेंट में देखो और उनको लाउडली बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैम्प हो गया, फ्लावर हो गया, मोबाइल हो गया, डोर हो गया, माइक हो गया। 5 चीजें हमने देखनी है और उसको लाउडली बोलना है। 4 थिंग्स दैट यू कैन टच, ठीक है? अपने आसपास कोई भी 4 चीजों को टच करो, फील करो। आपने ये किया, हमने ये कर दिया, हमने अपने आप को टच कर दिया, यहाँ पे अपने क्लोथ को टच कर दिया, राइट? तो 4 थिंग्स दैट यू कैन टच। 3 थिंग्स दैट यू कैन हियर। फोकस करो 3 चीजें जो आप सुन पा रहे। एसी की साउंड, फैन की साउंड, आपकी साउंड, राइट? नहीं है तो अपनी ब्रीदिंग की साउंड। 2 थिंग्स दैट यू कैन स्मेल। 2 चीजें आप इन्वायरमेंट में स्मेल करो, ठीक है? कुछ फ्रेगनेंस वहां से आ रही है, ये तो आप अपनी भी फ्रेगनेंस सूंघ सकते हो। एंड 1 थिंग दैट यू कैन टेस्ट। अगर कुछ नहीं है उस टाइम पे टेस्ट के लिए, इट इज ओके। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ कि इमीडिएटली आपको उसमें प्रेजेंट में लेकर आएगा। एंड यू नो व्हाट गुरतेज, ये जितना भी एकदम से पीक मूवमेंट आता है ना, क्रेविंग वाला ही, मोस्टली क्रेविंग्स हमारी 90 सेकेंड्स में सबसाइड हो जाती है। और जब उस टाइम पे हम ये कर लेते हैं ना, तो ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है जो आपको क्रेविंग के उस ब्रिज को पार करने में मदद करता है, ठीक है? और वो 90 सेकेंड्स के बाद मोस्ट ऑफ द क्रेविंग्स हमारी सेटल हो रही है। ओके, अगर अल्कोहल क्रेविंग आती है या ऐसा कुछ होता है तो ये एक्सरसाइज जो है बिल्कुल बहुत हेल्पफुल। बिल्कुल, और ये हमने मेंटल हेल्थ किट में भी डाल रखी है एक्सरसाइज। ओके मैम, आर्ट ऑफ कॉपी किताब की बात आपने करी, तो सबसे पावरफुल चैप्टर जो है आपको कौन सा लगता है इसकी? इसका जो सबसे पावरफुल चैप्टर जो है ना, वो है डिस्ट्रेस टॉलरेंस का। डिस्ट्रेस टॉलरेंस मीन्स अगेन कोई ऐसा डिस्ट्रेस आ रहा है जो आपको बहुत डिफिकल्टी दे रहा है, आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत पेन दे रहा है, ओवरवेलमिंग पेन दे रहा है। एंड हमारे इमोशन सब पर इतने हावी हो जाते हैं दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू स्टे रैशनल। अगर हम उस टाइम पे किसी पर्सन से लॉजिकल बात करें कि नहीं तो लॉजिकल सोच, इमोशंस इतने हावी नहीं, तो उस टाइम पे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टे रैशनल। मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ इसके पीछे। एक हमारा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा लॉजिकल माइंड है, यस, सोचने समझने के कैपेसिटी। एक हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिगडाला। एमिगडाला इज योर इमोशनल माइंड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज योर लॉजिकल माइंड, राइट? अब व्हेन इमोशंस आर रनिंग हाई, एमिगडाला टेक प्लेस करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बात सीखते हो जाता है। अब जब इमोशंस आर रनिंग हाई ना, उस टाइम पे दिल, क्योंकि इमोशंस आर कनेक्टेड विद दिल जो कहता है हम वो करते चले जाते हैं। पीछे से दिमाग से कहीं आवाज आ रही होती है ये सही नहीं है, बट उस टाइम पे दिल हम पे बहुत हावी होता है। अब थोड़ी देर बाद जब एमिगडाला वापस अपनी जगह पर जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वापस अपनी शेप लेता है, देन वी रियलाइज यार ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है। तो इसमें बहुत ऐसी हमारी टेक्निक्स हैं, जैसे एकदम से अगर कोई पर्सन का सुसाइड, बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस है कि पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू कमिट सुसाइड, आपकी जैसे आई स्क्वीज, आप एकदम से आईज पकड़ाओ, आईज लाइट आपको नम कर देता है इमीडिएटली। तो आपकी सेंसेशन जो एकदम से ओवरवेलमिंग इमोशन है ना, वो यहाँ पर पास हो जाएगी। आप 1 मिनट के लिए पॉज आ जाएगा, दैट पॉज इज इनफ कि आप उसको अब शिफ्ट फिर करो, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा क्या। तो ऐसे रिलैक्स हो जाओगे आप, बिल्कुल, राइट? तो ऐसे इसके अंदर हमारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे हाफ स्माइलिंग एंड विलिंग हैंड्स।
हम पेन में हैं, ठीक है, पहले एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम पेन से भाग रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हाफ स्माइलिंग एंड विलिंग हैंड ब्यूटीफुल टेक्निक है जो आपको पेन को एक्सेप्ट करने में मदद करती है। किप टेक्निक है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने में मदद करती है। रोल्ड अप सॉक्स है कि जितने आपके इमोशंस हैं, पाइल अप इमोशंस हैं, सॉक्स के थ्रू आपने बाहर उसको रिलीज करना है। या बैलून बस्टिंग है, सारे इमोशंस को बैलून में डालो और उसको बस्ट आउट करो। तो इस तरीके से उसके अंदर हमने कैसे अपने इमीडिएट डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना है, उसकी स्किल्स हमने इसके अंदर डाल रखी है। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, क्योंकि बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। पहले इमीडिएट इमोशंस पे हम काम करें, वो हमें प्रेजेंट में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की तरफ मदद करता लाने। मैम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और आपने अमेटिला की बात करी, अमेटिला है तो जो अल्कोहल लेता है ना इंसान, इसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बिल्कुल सोचना समझना बंद कर खत्म हो जाता है तो इसीलिए इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेस, इमोशंस ज्यादा। देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, एग्जैक्टली। तो वो सोचने समझने की ताकत खत्म और पीछे से वो एक्टिव हो गया, इमोशंस वाला पार्ट। एग्जैक्टली। इंसान कहीं कॉल भी कर देता है, कहीं घर भी लेता है, कुछ भी करता है, कुछ भी कर गया। इमोशंस उसको कंट्रोल करता है। देखो, हमें ना इमोशंस को अलाउ नहीं करना है कि वो हमें कंट्रोल करे। हमें इतना अपने आप को डेवलप करना है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, ना कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हमें कंट्रोल करें। थेरेपी स्टार्ट करने के लिए कैसे मोटिवेशन ली? सबसे पहले वाई, रे ऑफ वो। तो पहले पर्सन तो बहुत निराश है, ठीक है, तो पहले एक होप कि भाई अगर हम थेरेपी शुरू करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा और कैसे आपकी लाइफ इम्प्रोवाइज हो सकती है। ऐसे कुछ मोटिवेशंस और कुछ रे ऑफ होप, एक छोटी सी होप भी अगर पर्सन को मिलती है ना, पर्सन उससे उसको एक दिखनी शुरू हो जाती है उम्मीद कि हाँ भाई ये पर्सन मुझे हेल्प आउट करता है इससे बाहर निकालने में। तो एक रे ऑफ होप इज इम्पोर्टेंट। मतलब आप बोल रहे हो कोई रिलेटेबल चीज मिल जाए, रिलेटेबल, तो इंसान को होप आने लग जाती है। रिलेटेबल एज इन, मतलब अभी मैम एक बार और रिपीट करेंगे कैसे मोटिवेट किया जाए बस। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है, तो एक होप दिखाना, डिप्रेशन में पर्सन क्यों आ रहा है। और अगेन वो कैसे दिखेगा उसे मैम, अभी तो उसने स्टार्ट ही नहीं करी थेरेपी। थेरेपी स्टार्ट नहीं करिए, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन पूछते हैं, ओके सपोज सब कुछ सही जाता है, आप अल्कोहल भी नहीं लेते हो, ठीक है, आप अपने आप को कैसे देखना चाहोगे 10 years डाउन द लेन या 5 years डाउन द लेन, आप कैसे देखना चाहोगे अपने आप, राइट। फिर वो बताता है मैं ऐसा हूँ, मैं वेल डिफाइंड पर्सनालिटी हूँ, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मेरी फैमिली ऐसे चल रही है, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे चल रहे हैं। तो और उसने अपना वो दिखाया कि उसका फ्यूचर सेल्फ है जो चाह रहा है कि काश ऐसा हो, राइट। अभी प्रेजेंट सेल्फ ये है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने कैसे काम करना है, हाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। ये प्रेजेंट सेल्फ है, ये फ्यूचर सेल्फ है जो उसकी डिजायर्ड वाला सेल्फ है जो वो चाहता है। तो कैसे हमने मूव करना है फ्रॉम हेयर टू देयर, वो स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना। ओके, हम इन चीज पे काम करेंगे ना, हो जाएगा, ठीक है। तो एक रे ऑफ होप मिली कि भाई यहाँ पे इसमें जा सकता हूँ, तो हम स्ट्रैटेजी साथ में बता रहे हैं उसको, इस तरीके से हम काम करेंगे। हम कुछ क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स या कोई ऐसा क्लाइंट है तो हम उससे बात करा रहे हैं जो वो अपनी जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक उसको बहुत है उससे रिलेट करेगा वो वहां से, वो फिर वहां। एग्जैक्टली तो फिर उसको लगता है कि हाँ भाई मैं आई एम एट द राइट प्लेस, मैं भी कर सकता हूँ। हम्म। अभी कोई मैम पॉडकास्ट सुन रहा हो, जरूरी नहीं वो एडिक्ट ही हो, ड्रिंकिंग हैबिट्स को चेंज करना चाहे, तो पहला स्टेप क्या लेना? सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस कि आप ड्रिंकिंग कर रहे हो और इससे बाहर आना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये सेल्फ अवेयरनेस, रियलाइजेशन कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और ये मुझे हैम्पर करता है। पता होना कि ये काम गलत है या एग्जैक्टली, बताओ। एग्जैक्टली। दूसरा, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना कि मैं कौन कौन सी सिचुएशंस के बाद अल्कोहल लेता हूँ, उस पे काम करना। फिर अपना कोपिंग टूल किट बनाना, जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंडिंग हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, हमारा बैलून बस्टिंग हो गया। इस तरीके से हम अपनी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, अपनी टूल किट बनाए कि जब भी मुझे कुछ ऐसा होगा आई गो फॉर दिस, राइट। और इन केस यहाँ पे हेल्प आउट नहीं हो रहा, इट्स ओके टू टेक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। हम उसको अकेले डील नहीं कर सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप वीक नहीं हो अगर आप हेल्प ले रहे हो। सबसे स्ट्रांग पर्सन है जो विलिंगली आ रहा है कि भाई मुझे इस पे काम करना है, मैं कहती हूँ सबसे स्ट्रांग पर्सन है वो।
क्योंकि मैम मतलब ये सब चीज़ें करना भी ना अपने आप में ट्रू, हिम्मत चाहिए। ये मतलब एक हिम्मत वाली बात। हिम्मत है कि अगर आप स्ट्रांग, मतलब ये स्ट्रेंथ दिखाता है, आपकी वीकनेस नहीं दिखा रहा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, टीनेज में आपने कैसे ये सब चीज़ों से आप दूर रहे? क्या समझ थी या पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था? मेरे पेरेंट्स का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज़ माय मॉम इज़ अगेन अ स्पिरिचुअल मेंटर एंड हैप्पीनेस कोच। तो वो सारी चीज़ें मुझे मिली। और माय फादर वाज़ आल्सो वेरी, वेरी, वेरी सपोर्टिव। अब 2 नहीं हैं इस दुनिया में, बट उनका मुझे बहुत सपोर्ट था। तो कुछ भी होता था ना, मतलब कभी उन्होंने मुझे लेट डाउन या वो नहीं, कुछ भी होता था, "कर ले कोमल, देख लेंगे जो होगा। पापा ये करना है, कर लो, देख लेंगे जो होगा।" सो उन्होंने मुझे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। हम 2 डॉटर्स थे, तो उन्होंने हमें बेटों की तरह पाला। कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि तुम ये नहीं कर सकते हो, अच्छा ये करना है, कर लो। तो वो एक मेरे को सपोर्ट बहुत बड़ा मिला। बट अगेन हमारे टीनेज के भी कुछ इमोशंस, हार्मोन चेंजेस होते हैं, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो कई बार मैंने भी कुछ चीज़ें एज एनवायरनमेंट के थ्रू फेस करी। जैसे मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा एक टाइम पे पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया था, स्टेज फोबिया था अपने टीनेज के दौरान। एंड इनफैक्ट वो कंटिन्यू रहा मेरे कॉलेज टाइम तक। एंड मुझे अभी भी वो इंसिडेंट याद है, जब मुझे एक अवार्ड मिलना था, मुझे इलाहाबाद बुलाया गया उस अवार्ड के लिए। बट अगेन बिकॉज ऑफ स्टेज फोबिया मैंने अवॉइड कर दिया। तो उनको पता लग गया कि ये अवॉइड कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ। वो 7 डेज का एक कोर्स था। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, हम आपको स्टेज पे नहीं बुलाएंगे। एंड यू नो व्हाट, 7th डे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया। मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, मुझे जाना ही पड़ा स्टेज पर। और जिन्होंने वो प्राइज दिया, अवार्ड दिया, ही वॉज टू बिग। उस टाइप तो कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे हम लोग। तो वो एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए था गुरतेज। बट मैं उसके बाद ना टी ब्रेक हुआ, सारे डॉक्टर्स आए मेरे पास और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया। एंड यू नो व्हाट, मेरा हार्ट वाज लाइक, अगले 2 घंटे तक ना मैं रोती रही। आई कॉल्ड माय मॉम और आई केप्ट क्राइंग। फिर दैट वेरी डे आई डिसाइडेड कि यार अगर आज इस पे काम नहीं किया तो मैं लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाऊँ। अपना स्ट्रॉन्ग वाई को क्रिएट किया। द मोमेंट मैं वापस दिल्ली आई टुक माई थेरेपी सेशन। मैंने उस पे काम किया और आज एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि अब मैं वही रियलाइज करती हूँ कि यार अगर उस दिन काम नहीं किया होता तो आज जो मैं हूँ शायद नहीं होती। आज ऐसा टाइम है कि 9 से 6, अगर आप मॉर्निंग 9 से इवनिंग 6 पे आप मुझे स्टेज ऑन करने को देते हो विद 10,000 पीपल इन द ऑडिटोरियम, आई कैन इजिली ओन द स्टेज। बट वही चीज है इम्पॉर्टेंट, जो मैं लाइफ का लेसन बोलूंगी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वेदर यू वांट टू बी इन दैट पेन और यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट पेन, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज ये थी डॉक्टर कोमलप्रीत मैम, जिन्होंने हमारी ऑडियंस के लिए हमने समय दिया और डी एडिक्शन पर बात करी। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार।